अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 की 7.4 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कम्बिनेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस हमने परमुटेशन से की थी। आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, जिसमें डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशन एंड परमुटेशन था। उसमें क्लियरली फार्मूला भी और स्टेटमेंट क्वेश्चंस का डिफरेंस भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी। सो आप उसको पहले देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या है। ठीक है, फॉर्मूला डिफरेंस तो है, लेकिन एक्चुअली दोनों की अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों फार्मूला के अलावा अगर हम वर्ड क्वेश्चन देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर कम्बिनेशन अप्लाई होना है या परमुटेशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन की डेफिनेशन से। कम्बिनेशन की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज़ डिनोटेड बाय NCR और CNR या NR। ठीक है, NCR ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ये दो लिखने के मेथड यूज़ नहीं किए जाते। NCR यानी कि कम्बिनेशन का फार्मूला है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल और NCR। अगर आप गौर करें इस फार्मूले में तो ये चीज़ आपके पास NPR था। ठीक है, आपको याद है परमुटेशन का फार्मूला NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको NPR लिख लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/R फैक्टोरियल और NPR। R फैक्टोरियल दूसरी साइड पे ले जाएं तो NCR इज इक्वल्स टू NPR। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि NCR और NPR आपस में इक्वल नहीं है। NCR को अगर आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तब वो NCR के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ कम्बिनेशन वर्ड का मतलब एक्चुअली हम ले रहे हैं कि जैसे सिलेक्टिंग समथिंग द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनमें से हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको अगेन बताया, डिटेल से आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन का डिफरेंस बताया। अब हम करते हैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये। अगेन ये क्वेश्चन उसने आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका बताने के लिए किए हैं कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। हम लिखेंगे एज NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो N हमारे पास क्या है 12 और R हमारे पास 3 है। पुट कर देंगे तो 12C3 आ जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 12 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो इस 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2। ठीक है, यही होता है ना हमारे पास। पहला मैं डिटेल से इसलिए कर रही हूँ कि बाकी जो है आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12C3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 10 से कैंसिल, 3 जो है वो हमारे पास 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 44 इंटू 5 और आप इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर दे देगा 220। ठीक है, अब ये आंसर तो आ गया कि हमने जी पूरा कैलकुलेशन इसकी ओपन करके की है। अगर कभी कैलकुलेटर ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगेन वही शिफ्ट के बाद अगर आप गौर करें तो जहाँ NPR लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके पास NPR लिखा है तो साथ ही आपके पास NCR भी लिखा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले N जो भी आपके पास डिजिट है N का आपने प्रेस कर देना है, 12 शिफ्ट NCR, वो आपके पास इस तरह सा बोल्ड सा C आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने R की वैल्यू लिखनी है 3। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी है। जब आप लिखेंगे उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखें दोनों आंसर सेम है। ठीक हो गया, एक इस तरह आप डिटेल से कर सकते हैं, एक अगर आपका दिल करे आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं या आप फॉर्मूला ओपन करके लिख दें, जैसे 20 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 20 माइनस 17 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20 शिफ्ट C और ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये डायरेक्ट आपके पास आ गया 1140।
ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है NC4, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर से नहीं आएगा। तो हम पहले करते हैं ये थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, आपके पास है NC4। ये हमें पता चल गया कैलकुलेटर से किसी सूरत नहीं हो सकता। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास NC4 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ओपन करना शुरू करें, बल्कि n को ओपन करना शुरू करें, एक एक डिजिट पीछे जाते जाएं, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नीचे भी n माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपका दिल करता है तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो ऑब्वियसली हमें पता है ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं सकते, और बुक वाले ने भी यही आंसर लिखा हुआ है, तो आप बेशक यही रहने दें, ठीक है। हो सकता है अगर किसी चीज़ के इक्वल होता तो हम फिर आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। तो अभी तो हमारे पास यही आंसर है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे उसने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स दिए, इनको हम ओपन करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है NCR का, तो हम वो अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा हम फॉर्मूला कहीं साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। आप भी क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में NCR का फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। जगह आगे पीछे भी कर देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेफ़्ट और राइट बोथ साइड पर फॉर्मूला ओपन होगा, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। बोथ साइड पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टर्म उस साइड पे आ जाएगी तो 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगी हमारे पास n माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगी 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब एक और काम करते हैं, n वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, दूसरी एक तरफ कर देते हैं। जैसे ही मेरे पास n माइनस 5 है, इसको इस साइड पे ले आते हैं, n माइनस 4 उधर ले जाते हैं, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, n माइनस 4 को अगर ओपन करें, इसमें से एक माइनस करें, तो ये n माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। ये n माइनस 5 फैक्टोरियल है, n माइनस 5 आपस में कैंसिल। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जी n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4, n हमारे पास आ जाएगा 9, विच इज़ रिक्वायर आंसर, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला ओपन किया है, चूँकि डिनोमिनेटर में थे, या आप इस तरह से पहले न्यूमरेटर में ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये टर्म इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर चली जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, n वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, n माइनस 5 को इस साइड पे ले आई हूँ, 4 फैक्टोरियल को दूसरी साइड पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। ये थोड़ा सा टेक्निकली अलग सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो बेटा आपने फार्मूला मेंशन करना है। फार्मूला तो आप समझ लें कि बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये क्वेश्चन ही एक्सेप्ट ना हो शायद, ठीक है। फार्मूला आप लिख लेंगे। अच्छा, अगर मैं NC10 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल, चूँकि r की जगह 10 है तो 10 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n माइनस 10 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब वैसे सोचने की बात है, n को अगर मैं ओपन करूँ तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8, n माइनस 10 फैक्टोरियल तक ओपन करूँगी, फिर ये फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद उन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम ना यहाँ पे थोड़ी सी ट्राई करते हैं। 12 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या चीज़ कम है, 10 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करी है। टेक्निक्स आपने 7.1 में पूरी मैंने आपको सिखाई थी कि आपने इसको कैसे करना है। अगर आपने 7.1 नहीं देखी तो पहले आपको वो देखनी पड़ेगी। 10 फैक्टोरियल है तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, तो आपको पता है 12 का राइट बनता है, ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ये बन गया 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल,
10 माइनस या 12 माइनस 10 फिक्टोरियल। ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये मैंने लिखा क्यों, ये देखिएगा ज़रा। 10 फिक्टोरियल सेम। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, अगर ये 12 है तो यहाँ पे मैं 12 लिखूं तो 12 माइनस 10 क्या बनना चाहिए, 2 फिक्टोरियल, जो कि ये बन रहा है। तो इसको अगर मैं इस अरेंजमेंट में लिखूं तो ये क्या चीज़ बनती है, ये मेरे पास बनता है NC10 और ये क्या बनता है 12C10। ठीक है, तो आपके पास चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो n क्या आ गया 12 के। क्योंकि अगर आप वैसे मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो जो कोई पावर 9 की इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट वे है इसको करने का कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड नहीं बन रही तो राइट साइड को आप लेफ्ट वाली बनाने की कोशिश कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन वही बात है, जब आप इसको फॉर्मूला, पहले तो हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। NCR हमारे पास क्या है, n फिक्टोरियल r फिक्टोरियल n माइनस r फिक्टोरियल। लेट्स सपोज अगर आपको ये मेथड नहीं पता, मतलब इसमें कम्प्लीमेंट्री वाला इसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। अगर आप इसको ओपन करें तो क्या लिखेंगे, n फिक्टोरियल 12 फिक्टोरियल n माइनस 12 फिक्टोरियल n फिक्टोरियल 6 फिक्टोरियल n माइनस 6 फिक्टोरियल। अगेन सेकंड पार्ट की तरह जब आप इसको क्रॉस वगैरह करके आपस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये है n माइनस 12, ये है n माइनस 6। आप ओपन करेंगे ना n माइनस 6 को तो वो बहुत ज़्यादा टर्म्स बन जाएंगी, वो आपके पास बन जाएगा n माइनस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो अगेन मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का ना एक और बड़ा आसान तरीका है, एक फॉर्मूला आपके पास है, ये वैसे आप प्रीवियस वाले पार्ट पे भी लगा सकते हैं, वो आपके पास है NCN माइनस R। ठीक है, लेफ़्ट और राइट अगर NCR आपके पास है तो आप इसको n माइनस R लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों में से किसी एक साइड पे अप्लाई करना है, चाहे आप लेफ़्ट पे कर लें चाहे राइट पे। अब आपने फॉर्मूला मेंशन किया, ये आपको समझाने के लिए पार्ट था, इसको क्वेश्चन का पार्ट मत बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन है, लेट्स सपोज, चले मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। NC12 इज इक्वल्स टू NC6, आपने फॉर्मूला साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी है, दोनों में से किसी एक पार्ट पे लगा दें। मैं 12 वाले पे लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 6 वाले पे भी लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये n आ गया, C यहाँ पे जो भी R लिखा हुआ है ना n में से माइनस कर दें, n ये था माइनस R। ठीक है, करना सिर्फ एक साइड पे है। अब चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे और बाय कंपैरिजन n माइनस 12 किसके इक्वल आ गया, 6 के, तो n किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस 12 के, और ये आपके पास 18 रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, ये भी बार बार यूज़ होगा। ये मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया हुआ है जो कम्बिनेशन और परमुटेशन के डिफरेंस के बारे में, उसमें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n एंड r वेयर NCR इज़ गिवन एंड NPR इज़ गिवन। ठीक है, जब आपके पास NCR और NPR दोनों गिवन हो तो इसका मतलब है जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है वो आपके पास है NCR इंटू R फिक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू NPR। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, हम लिखेंगे एज NCR इज क्रॉस NPR, R फिक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो NPR डिवाइडेड बाय NCR, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, ये आपके पास 210 है और ये आपके पास 35 है, डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपने चूँकि R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने देखना है कि 6 किस चीज़ का फिक्टोरियल बनता है। मैं 6 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, और अब आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू का ये फिक्टोरियल बन जाएगा, यानी कि 3 फिक्टोरियल। तो इसका मतलब है R की वैल्यू खुद क्या हुई, 3। ठीक है, अब R आ गया, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप NPR ले लें या NCR, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लें, उसमें वैल्यू आपने R की पुट कर देनी है। चूँकि NCR में एक R फिक्टोरियल ज़्यादा होता है तो चलें हम NPR ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, हम कह सकते हैं एज NPR इज़ इक्वल्स टू N फिक्टोरियल N माइनस R फिक्टोरियल। अच्छा, अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि लिखें वेयर R इज़ इक्वल्स टू 3, तो आपके पास ये आ जाएगा N फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 3 फिक्टोरियल,
और उसने एन पी आर को किसके इक्वल रखा है, उसने कहा ये 210 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये 210 के इक्वल है तो इसको 210 के इक्वल रख देते हैं। अब n फैक्टोरियल को n-3 तक ओपन करते हैं, ये आ जाएगा n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 210। ये दोनों क्रॉस हो गए तो आपके पास क्या चीज़ बची, n, n-1, n-2 विच इज़ इक्वल्स टू 210। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें से आप n की वैल्यू निकाल लें, या एक चीज़ आप और कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए कि देखिए 3 कंसेक्टिव नंबर हैं n, n-1, n-2, 3 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 210 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ना ख़ुद से करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, 2, 3, 4, अगर आप देखें तो 24 बनता है, बहुत लेस है, इसका मतलब है ये तो काम नहीं चलेगा। अब हम 3, 4 और 5 को करके देखेंगे, 60 ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ये भी नहीं आया तो 4 मिस हो जाएगा, 4, 5, 6 और 7 को करके देखते हैं तो 210 आ गया। ठीक है, आपने इसी तरह, क्योंकि ज़्यादा कोई दूर तक नहीं जाएंगे, 3 ही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5, 6 और 7, 3 डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो 210 आया। इन तीनों में से ग्रेटर n था, यानी कि n-2 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर n सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा आपके पास क्या है, 7, तो आप लिखेंगे वेयर एज n इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में आता भी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए आ सकता है लेकिन कम आया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ कि ये करना कैसे है। इसमें आप देखें 3 रेशोज़ हैं, यूजली हमारे पास 2 रेशोज़ होती हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें 2:3 है तो हम 2/3 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेशोज़ हैं तो उसको हम 2-2 करके पहले यूज़ करेंगे। अगेन वही n और r की वैल्यूज़ निकालनी है। 2-2 करने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2 चूज़ कर लें। मैं पहले इन 2 को चूज़ करी हूँ तो इसका मतलब है ये 2 रेशो हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज़ n-1 c r-1 रेशो n-c-r इज़ इक्वल्स टू 3/6। ठीक है, ये आ गया। अब अगर ये रेशो है तो डिवीजन में तो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी n-1 c r-1 और n-c-r इज़ इक्वल्स टू 3/6। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, लेकिन अगेन वही बात कि आपने बेटा फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है। ये आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे n है n-1, तो ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल n-r होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में अगर आप गौर करें तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है, हो सकता है लिखने में हम थोड़ा सा, हमें प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली हो रहा है, जगह भी ज़्यादा जा रही है, तो हम इसको किस तरह से अब लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, माइनस साइन आप ओपन कर देंगे तो आ जाएगा n-1 माइनस r प्लस 1। क्यों भला, क्योंकि नेगेटिव साइन है, r के साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, 1 के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये डिवीजन है, डिवीजन को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहें तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज़ 1/2। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बन जाएगा जी n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 1/2। ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गई। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, इस वाली टर्म को नहीं मैं छेड़ी, क्या इस r को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, और n को लिख सकती हूँ इस तरह से। आपको पता है ना, एक हम प्रीवियस लेटर से ओपन कर सकते हैं इसको, सॉरी प्रीवियस डिजिट से, तो n-r से एक प्रीवियस क्या हो जाएगा n-1r, सॉरी r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल। अब देखें ये इससे कैंसिल,
ये टर्म इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया r ओवर n इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो n आपके पास आ जाएगा 2r। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई जो पहले रिलेशन से हमारे पास आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन दो कंजेक्टिव को हम ले लेंगे, ठीक है। ले तो आप कोई भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप कंजेक्टिव्स लें तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड रिलेशन NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा 6/11। अगेन इसको इसी तरह हम ओपन करेंगे, हमारे पास NCR डिवाइडेड बाई n+1 CR+1 6/11 आ गया, ठीक है। ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6/11 डिवाइडेड बाय, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए 6/11, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, n+1 है, इसको ज़रा अब आपने गौर से देखना है। यह आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल है तो n की जगह ये, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी r+1 फैक्टोरियल। अगेन रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि ये मैस मची हुई कैलकुलेशन से हमें ज़रा सहूलत मिल जाए, ठीक है। इवन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये n फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो r+1 फैक्टोरियल है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, और आ जाएगा जी n। अब ये देखें, ये न्यूमरेटर में जाएगा ना, चूँकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये हमारे पास n+1 माइनस r -1 आ जाएगा, ठीक है। तो n+1 माइनस r -1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि 6/11 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल। वैसे आप साथ ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर स्टेप को अलग अलग ओपन करके बता रही हूँ। आपका दिल करे तो आप एट ए टाइम भी कर सकते हैं। 1 1 से क्रॉस हो गया, आपके पास ये आ जाएगा जी n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 6/11। अब देखें जी कौन किससे, ये इससे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास n+1 है, इससे एक प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस पीछे जाना है तो एक माइनस करना पड़ेगा ना, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम इसी तरह r+1 से एक प्रीवियस क्या होगा, r फैक्टोरियल, तो ये आपके पास सेम रहेंगे। ये आ जाएगा r+1, एक पीछे जाएंगे तो r फैक्टोरियल, इसी तरह r+1 एक प्रीवियस जाएंगे, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये 6/11 है। अब देखते हैं जिसमें क्या क्रॉस होता है, ये इससे क्रॉस हो गया, ये इससे क्रॉस हो गया, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई है, हमारे पास आ गया जी r+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल्स टू 6/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 11 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा 11r + 11, n उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6n + 6, एक साइड पे ले आएँ तो ये आपके पास बन जाएगा 11r और -6n + 11 - 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 11r - 6n, 11 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब आपको याद है आपने इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई थी, ये देखें n इज इक्वल्स टू 2r बनाई थी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 2r पुट कर दें, ठीक है। आप लिखेंगे एज फ्रॉम इक्वेशन 1 n इज इक्वल्स टू 2r, या आप बेशक साथ मेंशन कर दें या लाइन में एक मेंशन कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 11r - 6, n की जगह पे हम 2r पुट कर देंगे, +5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 11r - 12r +5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा -1r, मतलब माइनस होगा तो -r आ जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू 0, तो r हमारे पास 5 आ गया। तो एज हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 2r, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10।
ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। थोड़ा सा ये लिटिल बिट लेंथी है लेकिन आसान है, सिर्फ फार्मूलाज ओपन करने हैं। कटिंग का सेम तरीका है इस पूरी एक्सरसाइज में एनसीआर के फार्मूलाज के साथ। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है जी हाउ मेनी डायगोनल्स एंड नंबर 8 डायगोनल्स बताना है। ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग। नंबर 1 कि कितने डायगोनल होंगे, दूसरा ट्राइंगल्स कितनी होंगी एक पॉलीगॉन के अंदर। पॉलीगॉन होते हैं एक बंद सी सरफेस हो किसी भी साइड की, ठीक है, 3 से ज़्यादा साइड्स की, क्योंकि 3 वाली को ट्राइंगल, 4 वाली को या रेक्टेंगल या स्क्वायर कहते हैं, 5, 8, 12, 9 उसको फिर हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। उसने कहा पहले 5 साइड्स हों, 8 साइड्स हों, 12 साइड्स हों। ये हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जब भी वो बात करेगा तो आपके पास ये कम्बिनेशन है, परमुटेशन कभी भी ज्योमेट्री को डील नहीं करता, ठीक है। अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हम ना इसको इस तरह से लेके चलते हैं। पहले ए पार्ट करते हैं डायगोनल्स के लिए, ठीक है। पहले हम डायगोनल्स के लिए करते हैं, फिर हम ट्राइंगल्स के लिए करेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास है कि 5 साइड्स हैं। वो कहते हैं कि 5 साइड्स की एक फ़िगर है, हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। 5 साइड्स की फ़िगर हमारे पास क्या होगी। अच्छा जी, ये 5 साइड्स हमने ले ली। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अगर आपके पास 3 साइड्स हों, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, तो इसमें वर्टिसेस कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, यानी कि जितने वर्टिसेस उतनी साइड्स होंगी। अगर आप 4x4 ले लें तो 1, 2, 3, 4, 4 साइड्स और 4 ही वर्टिसेस, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 5 साइड्स हैं तो कितने वर्टिसेस होंगे, 5 वर्टिसेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं और पांचों ही वर्टिसेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी हर दफ़ा, ठीक है। देखें 2 वर्टिसेस को ज्वाइन किया एक लाइन, 2 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 को ज्वाइन किया तो एक लाइन, यानी कि हर 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। टोटल हमारे पास 5 लाइनें बनी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको। सो हम लिखेंगे कि टोटल जितनी भी लाइंस हैं ना, जैसे हम लिखेंगे सो ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी हैव टोटल लाइंस, यानी कि आपके पास टोटल 5 वर्टिसेस थे और 2 को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक लाइन बनती है। तो टोटल कितनी लाइन बनेंगी, या आप कैलकुलेटर से 5c2 करेंगे, उसका मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपके पास 10 बन गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आपके पास ये तो पता है कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स वो आपके पास 5 हैं, ठीक है। टोटल 10 बनी है इसके अंदर। 10 कैसे बनेंगे, ये देखें, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, और भी आपके पास लाइंस बन सकती है ना। ये तो अभी जो मैंने मार्क की हैं वो बनी है। टोटल वो कह रहा है जब आप 2-2 को ज्वाइन करते जाएंगे ना तो टोटल आपके पास ये 10 बनेंगी, ठीक है। इन 10 में से डायगोनल इनके कौन से हैं, टोटल 10 लाइनों में से आप 5 साइड्स निकाल दें, ठीक है, तो बाकी आपके पास डायगोनल्स की लाइन्स होंगी, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो टोटल जितनी लाइंस थी उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम सेकंड के लिए करेंगे। 8 साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो बाय ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी हैव टोटल 8c2, ठीक है। 8c2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ज़ाहिर है जब आप 8c2 करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो टोटल ज्वाइंस के साथ होगा कि हर 2 डॉट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास साइड्स कितनी हैं, टोटल साइड्स, फिगर की जो अपनी साइड्स हैं जो आपके पास डायग्राम है वो 8 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 28 - 8 तो 20 डायगोनल बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी,
ये जो साइड्स होती है ना, ये लाइन जो आपके पास ज्योमेट्री होती है ना, उसकी आउटर शेप को हम कहते हैं साइड्स है। इनसाइड जितनी भी आप लाइन, जैसे ये देखें, ये ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास लाइंस नहीं होंगी। जो इस तरह आप कोई लाइन इस तरह ज्वाइन कर देंगे, या कोई इस तरह से 2 लाइंस ले आए, तीसरी ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इनसाइड जो भी लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं वो डायगोनल होते हैं। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड भी आपके पास इसी तरह से है, 12 साइड्स है। तो आप लिखेंगे टोटल वर्टिसेस बाय टोटल, ये आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग ऑफ 2 वर्टिसेस वी हैव टोटल लाइंस। ठीक है, ये पूरा आप जुमला इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 12C2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आपने लिखना है टोटल साइड्स कितनी है आपके पास। तो टोटल साइड्स आपके पास 12 हैं। तो डायगोनल आपके पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आपके पास आ जाएगा 12 से आप कैलकुलेट करेंगे, यह आपके पास 66 आएगा। 66 माइनस 12 करेंगे तो ये 54 आ गया। ये तो आपको पता चल गया कि आप डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल बताएं आप कितनी बना सकते हैं। अगर आप ये देखें, ये शेप बनी हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 ट्राइंगल है। हो सकता है और भी बन सकती हो, ये साइड कहीं इधर आके मिलती हो, या कोई साइड इधर जाती हो, मतलब कोई भी आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि 8 से और इनसे आप ट्राइंगल्स कितनी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको ट्राइंगल्स के लिए। अच्छा, ये बहुत आपके पास आसान है। ट्राइंगल्स के लिए 5 साइड्स है ना। अब देखिए, आपके पास 5 साइड्स हैं, हर 3 साइड्स मिलेंगी तो एक ट्राइंगल बनेगा, ऐसा ही है। तो आप लिखेंगे टोटल ट्राइंगल्स 5C3। बस ये छोटा सा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड, 8 साइड्स के लिए कितनी साइड्स मिलती हैं तो आपके पास ट्राइंगल बनती है। तो हम लिखेंगे टोटल ट्राइंगल्स। तो आप लिखेंगे 8 साइड हैं तो उसमें से 3 मिलेंगी आपस में, तो आपके पास जो है एक ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब 8C3 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। इसी तरह थर्ड वाला अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी साइड्स थी, 12 साइड्स थी। तो 12 साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है कि टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास इसकी आ जाएंगी, 12 साइड्स थी और 3 जो है वो आपने यूज़ की। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 220 विच इज़ योर रिक्वायर आंसर। तो ये बहुत आसान है, पेपर में कंप्लीट नहीं आएगा। कोई भी एक साइड दे देगा, 12 साइड्स वाला दे सकता है, वो कहेगा इसके डायगोनल या ट्राइंगल निकालें। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। ट्राइंगल वाला तो बहुत ज़्यादा आसान है, डायगोनल वाले में ज़रा 2 स्टेप आपको करने पड़ते हैं। अब करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ हमारे पास हैं 12 और टोटल गर्ल्स हमारे पास क्या हैं 8। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। अरेंज्ड का वर्ड नहीं है, सिटिंग का कोई जिक्र नहीं है कि आपने इनको बिठाना भी इस कमेटी को, सिर्फ एक कमेटी बना रहे हैं जिसके अंदर आपने क्या सिलेक्ट करना है, 3 बॉयज़ होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। आपने ऐसी कमेटी बनानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर कमेटी इज़ या आर, टोटल कितने बॉयज़ हैं 12 हैं, उसमें से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं 3, मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स कितनी है 8, आपने कितनी सिलेक्ट करनी है 2। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का ये मैंने लिखा हुआ था तो उसको मैं लिखा रहने देती हूँ। ये आ जाएगा जी 8 शिफ्ट C और ये हमारे पास आ जाएगा जी 2। अब हमारा रिक्वायर आंसर जो आ गया वो आ गया 6160। तो ये आपके पास आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, आपका दिल करे इसको अलग कैलकुलेट कर लें, इसको अलग कर लें, एंड पे मल्टीप्लाई कर दें, या चूँकि आपने करना मल्टीप्लाई है तो आप सेम इसी तरह कर लें। ठीक हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन 6 भी इसी तरह से है। उसने कहा हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सनस। उसने कहा टोटल हमने कमेटी जो है 5 मेंबर्स की बनानी है। ठीक है, कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन। टोटल हमारे पास अगर हम पर्सनस के टोटल पर्सनस वो हमारे पास हैं 8 हैं। ठीक है, और हमने कमेटी फॉर्म करनी है, नंबर ऑफ़ कमेटी मेंबर्स, नंबर ऑफ
कमेटी मेंबर्स। टोटल 5 में से 8 कमेटी लोगों की आपने कमेटी बनानी है, लेकिन बात इतनी है कि 2 की आ गई है जी सिफारिश, ठीक है, 2 की आ गई है सिफारिश। अब इन 8 में से वो 2 तो इंक्लूड होने ही होने हैं, बाकी जो आपके पास 3 है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। 2 सिफारिशी आ गए हैं जी आपके पास, तो इसका मतलब है कि आप लिखेंगे रिक्वायर कम्बिनेशन। अब चूँकि 2 बंदों की सिफारिश आ गई है, 2 को तो आपने देनी जगह, तो पीछे आपके पास 6 लोग बन गए। उन 6 में से कितने लोग आपने सेलेक्ट करने हैं? 2 अगेन सिफारिशी हैं, तो 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6C3। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 6C3 ये हमारे पास आ जाएगा जी 20। इतनी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। टोटल हमारे पास प्लेयर कितने हैं? 15 हैं। और टीम प्लेयर्स कितने हैं, यानी कि टीम में कितने लोग आपने सेलेक्ट करने हैं? 11। हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। अगेन जी एक बंदे की अब सिफारिश आ गई है, आपको पता है हॉकी टीम और क्रिकेट टीम हो सिफारिश आ जाती है। अब इन 15 में से एक तो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, अब बाकी यहाँ पे कितने बचेंगे? 14। अब 14 में से आपने सेलेक्ट करना है। एक बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मतलब 11 में से एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो आपने कितने इसमें से सिलेक्ट करने हैं? अब 10 सेलेक्ट करने हैं। तो आपने लिखना है रिक्वायर कम्बिनेशन एज 14C10। अच्छा, ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1001 आंसर दे देगा। अब आपका दिल करता है तो ये जो मैंने वर्ड बोले हैं कि 1 पर्सन विल बी इंक्लूडेड एज द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, या गिवन स्टेटमेंट इज़ 1 पर्सन इज़ इंक्लूडेड, उसके बाद आप ये लिख दें। ना भी लिखें तो उसको पता है कि आप कर चुके हैं और यहाँ पे आप लिख भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अगेन आपके पास कम्बिनेशन का ही फॉर्मूला है। उसने कहा 16C11 प्लस 16C10 इज इक्वल टू 17C11। इसको आपने क्या करना है? प्रूव करना है। इसमें अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 16C11 प्लस 16C10। वैसे तो इसका एक तरीका है, अक्सर बच्चे जो करते होते हैं कि कैलकुलेटर से दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, ऐड करें तो इसकी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो बेटा उसके नंबर भी फिर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप 2 स्टेप में इसको करके दिखाएंगे, वो एक्सपेक्ट करता है, जब वो सी देते हैं ना तो एक्सपेक्ट करता है कि आपने कोई फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है सी का कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। तो जब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको साइड पे ये लिखना पड़ेगा NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 16 माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास 16 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल तो है ही, ये आर है हमारे पास, 11 फैक्टोरियल है। 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 16 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल तो है ही, 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हमने ना फैक्टोरियल्स बाहर कॉमन लेने हैं, क्योंकि उसके विदाउट, तो आपको याद हो परमुटेशन में भी एक क्वेश्चन किया था, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा काम ये करेंगे कि जैसे 16 है तो कॉमन चला गया, 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकती हूँ 10 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ये मैं लिख सकती हूँ ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको लिखने के बाद कॉमन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे पास आती है। ये देखें 16 कॉमन है, 10 कॉमन है, 5 कॉमन है, इनको उठा के बाहर ले जाएं तो आ जाएगा 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 1/11 और 1/6। ये आ जाएगा जी 16 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इनका या तो आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लें, मतलब एलसीएम ले लें तो वो डायरेक्ट ही आपके पास आ जाएगा,
या एक और काम आप कर सकते हैं, आप इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें आंसर, ठीक है। ये देखें, जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं आप लिख सकते हैं, तो क्यों आप नहीं, देखें 17/66 आपके पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/66, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 16 है, 16 से बड़ा कौन है, 17, तो ये राइट तो 17 का बन गया ना फिक्टोरियल बनाने का। ये आपके पास 10 फिक्टोरियल है, ये 5 फिक्टोरियल है। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 11 × 6? अब देखें 10 है, इससे एक बड़ा 11 है, 5 है, इससे एक बड़ा 6 है, तो ये हो सकता है 17 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11 फिक्टोरियल और आ जाएगा 6 फिक्टोरियल। अब देखें, आपको पता है एनसीआर के फॉर्मूले में ऊपर एन होता है और नीचे आपके पास आर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 फिक्टोरियल, और जब आप लिखेंगे n माइनस 11 फिक्टोरियल तो वो आपके पास 6 फिक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। विच इज़ इक्वल्स टू 17C11 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, ये कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी कि इसमें आपने किया क्या है। सबसे पहले सिर्फ फिक्टोरियल ओपन किए हमने, अगले स्टेप में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फिक्टोरियल को डिवाइड किया है, कॉमन निकाले हैं, अंदर एलसीएम लिया है और सिर्फ फिक्टोरियल में दोबारा कन्वर्ट किया है, तो वो एनसीआर का ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। उसने कहा देर आर 8 men and 10 women, ठीक है। तो हम लिख लेंगे जी टोटल मैन वो हमारे पास 8 हैं और टोटल हम लिखेंगे वुमेन हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 10 आ गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, उसने कहा है कि जी हमने क्या करना है, मेंबर ऑफ अ क्लब, हाउ मेनी कमेटीज़ ऑफ अ नंबर कैन बी फॉर्म्ड हैविंग 4 वुमेन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मैं एक आपको बता दूं, एक एक्चुअली एरर भी है, उसने आपको बताया नहीं है कि कमेटी मेंबर्स आपने कितने चूज़ करने हैं, ठीक है। ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, दोबारा स्टेटमेंट देखें, देयर आर 8 men and 10 women मेंबर्स ऑफ अ क्लब, हाउ मेनी कमेटीज़ ऑफ, कितने मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब सारे बंदों की अगर हम एक ही कमेटी बना लें, तो यहाँ पे अगर हम 7 ले लें, ठीक है। मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे हैंड बुक्स में, वेबसाइट्स में, अक्सर जगहों पे उन्होंने 7 ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, बुक में ये मिस प्रिंटिंग है और बुक वाले ने जो आंसर लिखे हैं वो भी 7 के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या करना क्या है, उसमें 4 वुमेन्स तो होनी ही चाहिए, 4 औरतें आपने रखनी है, बाकी आप देख लीजिए आपने 7 कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर कमेटी मेंबर्स। अब देखें टोटल 10 फीमेल्स हैं, 4 तो आपने रख ली, ठीक है। 4 में तो आपका कोई भी वो कह लेना कि लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर 4 आपने ये रख ली तो 7 में से बाकी कितने बचे, 3। अब आदमी कितने थे, 8, और 3 आपने उसमें से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब हम यही काम कर लेंगे जी, 10C4 मल्टीप्लाई बाय, अगेन आपके पास है 8C3, ये आपके पास आंसर आ गया कि इतने जो हैं वो आपने चूज़ करने ही करने हैं। 11760 ये आपके पास आंसर आया। 7 की कमेटी लें तो इतनी आपके पास कम्बिनेशन बनती है। अब आते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ, जो ज़्यादा ट्रिकी है और पेपर में ज़्यादा उसका पसंदीदा भी है। वो कहते हैं द एट द मोस्ट 4 वुमेन। एट द मोस्ट और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, पहले ये क्लियर कर लें। एट द मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 4 और इससे कम आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें फीमेल, या कोई फीमेल ही ना रखें अपनी कमेटी में। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 4 तो लेनी है, इससे ज़्यादा जितनी मर्ज़ी आप फीमेल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसकी कम्बिनेशन लिखते हैं एट द मोस्ट के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एट द मोस्ट 4 वुमेन रिक्वायर कम्बिनेशन। अब पहले हम ना कम्बिनेशन की सेटिंग कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। उसने कहा ना कम से स्टार्ट कर लें, तो हम कहते हैं कि हम कोई फीमेल नहीं लेते, 0 वुमेन और साथ के साथ मेल ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम 1 वुमेन ले लेते हैं, ठीक है, और 6 मैन ले लेते हैं, प्लस या हम ये करते हैं कि 2 वुमेन्स ले लेते हैं, ठीक है, और 6 अगर लिए थे तो 5 आदमी ले लेते हैं,
या ये भी हो सकता है कि आप ऐसे 0 से आपने वुमेन स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 वुमेन्स और 4 मैन, या आप 4 वुमेन और 5 मैन आप यूज़ कर लेंगे, सॉरी 3 मैन आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इन सब का ये पैटर्न बनेगा। अब इन पे आपने लगाना है फॉर्मूला। टोटल कितनी वुमेन्स है आपके पास? टोटल 10 हैं। 10 में से आपने कोई वुमेन चूज़ नहीं की और आपने टोटल 8 आदमियों में से 7 चूज़ कर लिए, ये एक बन गया। अब इसमें से रीड करें, टोटल 10 में से आपने एक चूज़ किए और टोटल 8 में से आपने 6 चूज़ कर लिए। इसी तरह आपके पास अगली कम्बिनेशन क्या बनेगी? टोटल 10 फीमेल्स में से आपने 2 चूज़ कर लिए, टोटल 8 आदमियों में से आपने 5 कमेटी मेंबर चूज़ कर लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल 10 में से आपने 3 चूज़ कर लिए और बाकी जो 8 में से आपने 4 चूज़ किए। ये लिखने में आपको आसानी होगी। इसी तरह टोटल आपके पास 10 फीमेल थी, आपने 4 चूज़ किए और मेल कितने चूज़ किए? 8 में से। फिर ऐसी सूरत में आपको 3 चूज़ करने पड़ेंगे। देखिए ये जो फिगर है ना, ये जो नीचे वाले डिजिट है आपके, जैसे 4 5 6 7, ये भी 7, इनका सम 7, इनका सम 7, ये 7 रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन सब को इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे 10C है, जैसे ये मेरे पास है, चलें 10C 4 की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, और मेरे पास नेक्स्ट क्या था? 8C 7 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। प्लस इसी तरह 10C1 है, एक दफ़ा आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, 10C1 और 8C6, ये आपके पास आ जाएगा जी 280। इसी तरह 10C2 है आपके पास, ठीक है, और ये 8C आपके पास क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2520। इसी तरह 10C आपके पास 3 है और 8C आपके पास उस हिसाब से आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8400। इसी तरह आपके पास 10C 4 है और 8C आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11760। इन सब आंसर्स को आपने क्या करना है? ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर ये बन जाएगा 22968। ठीक है, इनको मैं आपको ऐड करके भी दिखा देती हूँ 8, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ऐड अप करके रखा हुआ था। मैं अब आपके सामने सोच रही हूँ कि करके दिखाई दूँ। 11760। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 22968, ये रिक्वायर कम्बिनेशन है। अब हम करेंगे एटलीस्ट 4 वुमेन के लिए। ये अगर आपको आंसर सॉरी नज़र नहीं आया तो एटलीस्ट आप 4 वुमेन के लिए जब करेंगे तो अब वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब हमने थर्ड पार्ट इसका करना है, एट लीस्ट 4 वुमेन, यानी कि 4 वुमेन्स तो होंगी, उससे ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए हम लिखेंगे रिक्वायर कम्बिनेशन। अब ये सारा कम्बिनेशन आपने लिखना है। करना क्या है, आप स्टार्ट करेंगे 4 से। ठीक है, आप 4 वुमेन चूज़ करें। ठीक है, इसका मतलब है मैन आप कितने ले रहे हैं? 3 मैन ले रहे हैं, या आप 5 वुमेन्स ले रहे हैं और 2 मैन ले रहे हैं, या आप 6 वुमेन ले रहे हैं और 1 आदमी चूज़ करें उस कमेटी के लिए, या आप सातों की सातों वुमेन ले लें और 0 मैन रख लें। ठीक है, ये कमेटी ज़्यादा ही बेहतर होगी। अच्छा, अगर आप इनको सी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास टोटल कितनी वुमेन्स हैं? 6 हैं, सॉरी 10 है। 10 में से आपने 4 चूज़ करना है। इसी तरह मेल आपके पास कितने हैं टोटल? अगर आपको याद हो तो वो आपके पास 8 थे। ठीक है, तो 8 में से आप 3 चूज़ करें, प्लस 10 में से आप 5 चूज़ करें, 8 में से आप 2 चूज़ करें, 10 में से 6 चूज़ करें और 8 में से आप 1 चूज़ करें। इसी तरह आप टोटल 10 में से 7 चूज़ करें और कोई भी आदमी चूज़ नहीं करे। जब नहीं करे तो उसकी कम्बिनेशन वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब आपने क्या करना है, सेम जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया था, आपने सेम उसकी तरह सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटर में आप एट अ टाइम सारा ये एंटर करके सारा टोटल फार्मूला तब भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर आंसर हो गया। लिखना सिर्फ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखना है, उसके बाद आप ये लिखेंगे, आपको खुद भी आसानी रहेगी और चेक करने वाले के लिए भी आसानी रहेगी। अब करते हैं जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, जैसे आपने NPR वाला किया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। लेफ्ट साइड को आपने राइट के इक्वल प्रूव करना है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू NCR प्लस NCR-1। ठीक है, NCR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब भी बेटा आपने पुट करना है तो आपने लिखना है NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये बन जाएगा N फैक्टोरियल। अब R की जगह पे R-1 है, R-1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास N माइनस R+1 फैक्टोरियल। उसकी वजह ये कि बाहर नेगेटिव साइन होगा ना, तो अप्लाई होगा, अंदर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने वही काम करने हैं कि फैक्टोरियल वाली टर्म्स कॉमन लेनी है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, N फैक्टोरियल है तो R से एक पिछली टर्म क्या होगी, R-1 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकती हूँ N-R फैक्टोरियल, ये बन जाएगा N फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल। अब अगर आप देखें N-R है ना, तो एक इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, N-R+1 -1, ऐसा ही होगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक टर्म है, इससे एक प्रीवियस टर्म बताएं, जैसे मैं कहूँ 6 से एक प्रीवियस बताएं तो आप -1 करके लिखेंगे ना, इसी तरह ये टर्म है आपके पास N-R+1, इससे एक प्रीवियस टर्म क्या होगी, -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो N-R आ जाएगा। तो हम यही सेम प्रीवियस टर्म लिखेंगे N-R+1। ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगा जी N-R फैक्टोरियल। अब हमने देखने जो जो कॉमन फैक्टोरियल्स हैं उनको कॉमन ले लें, जैसे N फैक्टोरियल है, N-1 फैक्टोरियल है, N-R फैक्टोरियल है, इसको हम लेते हैं कॉमन। हमारे पास आ जाएगा जी R-1 फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ये कॉमन आगे, इनसाइड बचेगा 1/R प्लस 1/N-R+1। ठीक है, ये टर्म तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी N फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल। इसका हम लेते हैं एलसीएम N-R+1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा N-R+1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में बन जाएगा N फैक्टोरियल है, यहाँ पे बन जाएगा N+1, डिनोमिनेटर में R की टर्म एक तरफ कर देते हैं, N-R फैक्टोरियल और N-R+1 फैक्टोरियल एक तरफ कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें N से एक बड़ा कौन सा डिजिट है, N+1, तो इसका फैक्टोरियल मैं लिख सकती हूँ, ये मैं लिख सकती हूँ ना, हमारे पास ये क्या बन जाएगा N+1 फैक्टोरियल। इसी तरह R या R-1, इन दोनों में से कौन बड़ा है, R बड़ा है तो R फैक्टोरियल। इन दोनों में कौन सा बड़ा है आपके पास, ये फैक्टोरियल नहीं था, ये एज इट इज़ टर्म आई थी, N-R बड़ा है या N-R में एक ऐड करेंगे तो वो बड़ा है, तो वो बड़ा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा N-R+1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, N+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N+1 -R फैक्टोरियल, इस तरह लिख सकती हूँ ना। अब ये मेरे पास क्या बना, N-R। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा N+1 CR विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारी रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।